बेटा आवाज एक बार कंफर्म करो, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या आपको? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दो प्लीज फटाफट से। बच्चों, अरे खड़ा होके आगे आ रहे तो। ओह, आ गया। हाँ, खड़ा हो जा जल्दी, आगे आ जाओ। रजिस्टर निकाल लेते हैं एक बार, कुछ लिखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, लिखो एक बार थोड़ा, चैप्टर का हेडिंग ड्रॉ कर लो। आ जा। हाँ, यहाँ बैठ जाओ। अकेले बैठेगा आइसोलेशन में? अच्छा। अच्छा, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, तू कहाँ है? वही तो कह रहा हूँ मैं। हैं? अच्छा, चलो चलो चलो। इधर देखो, निखिल कहाँ है? अच्छा, इधर है क्या? तेरे को क्या हुआ? है? सब ठीक है? चलो। अरे बच्चों, आवाज आ रही है क्या? एक बार क्लियर करो जरा, ऑडियो वीडियो क्लियर है? हाँ भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। वो एक बाइकर हिप हॉप डांस कर रहा था हाईवे पे। बाइक की स्पीड होगी 80 किलोमीटर्स के हिसाब से, और दोनों हाथ छोड़ के गर्दन ऐसे 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 ऐसे, पीछे से बीएमडब्ल्यू गई और सीधे ठोकी बाइक में। अब बाइकर हवा में कम से कम होगा तो 20 फीट ऊपर होगा। नहीं, वहां तो सीधे हो गया था ऐसे। शायद नहीं बचा होगा, उम्मीद ये है बचा नहीं होगा। और मैं तो थोड़ा मैंने देखा नहीं, मैं देखता तो वहां जाम लगता। हाँ नहीं, मैं निकल गया। बट मेरे को लगता नहीं है कि वो बचा होगा। एंड इट विल बी अ डेफिनेटली ये न्यूज बनेगी कम से कम आज की, जो उसकी स्थिति थी ना। तो बचा तो नहीं होगा, क्योंकि बीएमडब्ल्यू की टक्कर हैवी होती है थोड़ी, तो ऐसे बचा नहीं होगा वो। चलो, वो तो जब टक्कर लगी ना, तो लगभग मेरे से होगा वो 500 मीटर आगे होगा। तो क्या लाए हो दारा सिंह जी? छिपकली भगाने के लिए? है? इसके साथ है, यहाँ पे नीचे है, दो तीन है और बारात है पूरी, आराम से। ओए तुम लोग हेडिंग डालो रे। बस हो गया हो गया हो गया। चेयर पे है दारा सिंह जी, बस पकड़ ली क्या? ओ वो गई यार फिर से वहीं। आराम से आराम से। गई? कहाँ गई? अरे भाई रुको यार, शिकार हो रहा है। अरे यार, हो रही। छोड़ो छोड़ो, गई, अंदर घुस गई, रहने दो। चलो ठीक है। हाँ जी। ओए, लिखो, हेडिंग डालो, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A।
डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। U/C अंडर चैप्टर, आप पेपर में लिख सकते हैं, अलाउड है आपको एग्जाम में लिखना। जैसे आप अंडर हेड लिखते हो ना, तो आप ऐसे U/C करके अंडर चैप्टर भी लिख सकते हैं। डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A, इसमें सेक्शंस आते हैं आपके 80C से लेके 80U तक, लिखिएगा। सेक्शन कवर होते हैं इसमें 80C से 80U। और आप ऐसे समझ लो कि आपके सिलेबस का एक ऐसा चैप्टर है जो आपको सिर्फ इसलिए पढ़ना है क्योंकि अभी न्यू टैक्स रिजीम पूरी तरह आ चुकी है और ओल्ड अभी पूरी तरह गई नहीं है, ठीक है। तो ओल्ड टैक्स रिजीम ये जो 2.5 लाख वाली एग्जाम्शन की हम बात कर रहे थे ना, बेसिक एग्जाम्शन लिमिट 2.5 लाख रुपए थी ना, बोलो। तो बेसिक एग्जाम्शन लिमिट 2.5 लाख रुपए थी, तो 2.5 लाख रुपए की जो बेसिक एग्जाम्शन लिमिट है, वो वाली रिजीम जो है ना, उसमें हमें कुछ डिडक्शंस मिलती हैं। कहां से कहां तक मिलती हैं? वो हमें मिलती है सेक्शन 80C से 80U, समझ गए? 80C से 80U तक के हमें डिडक्शंस मिलते हैं। अच्छा, अब 80C से 80U में हमारे को कितने सारे डिडक्शंस पढ़ने हैं वो हम देखते हैं एक बार, राइट। तो डिडक्शन का जो ये चैप्टर है, आपने हेडिंग डाल दिया। चलो, अब आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिखोगे, टाइप्स ऑफ डिडक्शन। क्या लिखोगे? टाइप्स ऑफ डिडक्शंस। टाइप्स ऑफ डिडक्शंस। और डिडक्शंस के हमारे को हैं 2 टाइप्स, मतलब पूरे इनकम टैक्स में 2 तरह के डिडक्शंस हैं। लिखो, 2 झूले लटकाओ उसके नीचे, टाइप्स ऑफ डिडक्शन डाल के उसके नीचे 2 झूले लटकाओ। झूले समझते हैं ना, वो ऐसे 2 ऐसे बनाते हैं ना हम लोग करके। इट्स ओके। था कहां में से? क्या लाइन में थोड़ा पीछे रह गई होगी? ठीक, लेट उतरी होगी मेट्रो से तो वेट कर रहा होगा नीचे। ठीक ठीक, बढ़िया है। फिर छोड़ के आ गया कोचिंग की नहीं छोड़ के आया? वो समझा नहीं अभी तक, वो भी समझा नहीं है। 2 तरह के डिडक्शंस होते हैं बेटा, टाइप्स में ना 2 तरह के डिडक्शंस आएंगे। एक आएंगे जनरल डिडक्शंस, क्या आएंगे? जनरल डिडक्शंस। और एक आएंगे स्पेशल डिडक्शंस। आप जनरल को 80C वाले बोल सकते हो या 80C से 80U वाले बोल सकते हो, स्पेशल को बोल सकते हो हेड वाइज। नहीं समझे? एक होते हैं जो पर्टिकुलर हेड से दिए जाते हैं, मैं सेक्शन के साथ लिखवा दूंगा। आपने लिखा ना, कॉन्सेप्ट नंबर 1 लिखा, कॉन्सेप्ट नंबर 1। तो इसमें आएंगे टाइप्स ऑफ डिडक्शन। अच्छा, एक बेसिक सवाल है, ऐसे अगर मैं नॉर्मली पूछूं, जैसे क्या होता है, जैसे चैप्टर पढ़ा दिया जाता है ना, चैप्टर पढ़ाने के बाद बच्चा जनरली ये सवाल पूछ लेता है कि सर ये बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जम्पशन एंड डिडक्शन? फर्क क्या है दोनों में? बताएगा कोई भाई क्या फर्क है? कोई भाई या कोई बहन बताएगा एग्जम्पशन और डिडक्शन में क्या डिफरेंस है? एग्जम्पशंस, ओके, और कुछ? अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एग्जम्पशन को एक्सप्लेन करो, तो एग्जम्पशन मतलब पार्ट ऑफ इनकम विच विल नॉट बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम। पार्ट ऑफ इनकम जिसको हम टोटल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे,
इसका मतलब टैक्स नहीं लगेगा। डिडक्शन क्या है? देखो, डिडक्शन है इनकम को निकालते हुए आपको जो कटौतियां करनी पड़ती हैं, तो उसको मैं डिडक्शन बोलता हूं। एग्जम्पशन और डिडक्शन एक नहीं होते हैं। एग्जम्पशन को टोटल इनकम कैलकुलेट करते हुए इनकम में जोड़ा ही नहीं जाता, लेकिन आपके रेवेन्यू का वो पार्ट जिसको हमने माइनस कर दिया टोटल इनकम निकालते हुए, वो डिडक्शन है। तो डिडक्शन स्पेसिफिकली माइनस करे जाते हैं। एग्जम्पशन ना तो प्लस होते है ना, और ना ही माइनस होते। मतलब दीज आर द आइटम्स जिनको हम कंसीडर नहीं करेंगे फॉर कंप्यूटिंग टोटल इनकम। जैसे एग्रीकल्चर इनकम हो गया, तो एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट इनकम है, तो कहीं पे दिखेगा तो आप क्या करोगे, उसको एग्जेम्प्ट कर दोगे। मतलब टोटल इनकम में एग्रीकल्चर इनकम नहीं जोड़ोगे। बात समझ आई? जैसे हमने सैलरी में कुछ डिडक्शंस पढ़ी थी, सेक्शन 10 के अंदर 1010D पढ़ा था, 1010C पढ़ा था, पढ़ी थी वो डिडक्शन, है ना। तो वो एक्चुअल में क्या था, वो एग्जेम्पशंस के पोर्शन थे जिनको हम लोग एग्जेम्प्ट करके आए थे। भाई हम उनको कंसिडर नहीं करते फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो ये सवाल भी कई बार ऐसे पूछा जाता है। डिडक्शंस के टाइप जो है वो दो तरीके की होते हैं, आप नोट करिएगा। एक हेडवाइज, जिसको हम स्पेशल भी बोलते हैं, और एक डिडक्शन हमारी होती है जो जनरल होती है। तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, एक तरफ लिख दीजिएगा हेडवाइज डिडक्शन। आपने अभी तक तो जो हेड्स पढ़े हैं, आपने वहां पे हेडवाइज डिडक्शंस ही पढ़ी हैं। कितने डिडक्शंस पढ़ी हैं? हेडवाइज डिडक्शंस आपने पढ़ी हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे चलो सैलरी से शुरू करते हैं। पहला हेड कौन सा था? तो पहला हेड हमारा सैलरी था, तो सैलरी से शुरू करते हैं। आपने सैलरी में डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 पढ़ा था, याद है? तो ये एक टाइप हो गया। चलो हाउस प्रॉपर्टी में बताओ। शाबाश, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 दो पढ़े थे, याद है? दो, स्टैंडर्ड और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। चलिए सर, तीसरे नंबर पे डिडक्शन अंडर सेक्शन 32 37, याद आया? कौन सा चैप्टर? पीजीबीपी के अंदर करा था हमने इनको। और फोर्थ में आएगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 48। अभी घबराना मत, 48 पढ़ाना है मुझे आपको। कैपगेन के अंदर ना 48 के डिडक्शंस पढ़ने हैं हमने अभी, ठीक है? तो ये 48 में स्पेसिफिक डिडक्शंस हैं। और एक हमने जब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पढ़ा था, तो वहां पे हमने डिडक्शन अंडर सेक्शन 57 पढ़ा था क्या? याद करो भाई। 56 में इनकम थी, 57 में डिडक्शन, 58 में आइटम्स नॉट अलाउड एज डिडक्शन, और 59 में रिकवरी करा है कुछ, तो वो टैक्स कैसे होगा? सिंपल ऐसे पढ़ा था, राइट? तो ये हमने 5 हेड्स पढ़े। कितने हेड्स पढ़े? 5 हेड पढ़े। तो ये पहला जो पॉइंट था ये सैलरी से रिलेटेड था। बोलो, मैं इसको बोल सकता हूं ये इनकम अंडर हेड सैलरी से रिलेटेड था, और ये इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। बोलो भाई बच्चों, हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। ये इनकम अंडर हेड पीजीबीपी से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था? पीजीबीपी से रिलेटेड था। ये कैप गेन से, कैपिटल गेन्स, इससे रिलेटेड था। और ये हमारा आईएफओएस से रिलेटेड था। 5 हेड्स हो गए ना कवर। तो देखो 5 मेजर सेक्शंस या 5 मेजर हेडवाइज डिडक्शंस की बात हमने करी। गॉट इट? चलो अब एक हो गया जनरल डिडक्शंस। तो इस तरफ आप लिखिएगा, यहां पे लिखिएगा जनरल डिडक्शंस। जनरल डिडक्शंस जनरल डिडक्शंस, और ये हमें मिलती हैं अंडर सेक्शन 80C से 80U। और ये पता है कहां से अलाउ करी जाती हैं? ये अलाउ करे जाते हैं ग्रॉस टोटल इनकम से।
डन। कहां से अलाउ करे जाते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम से हम इनको अलाउ कर देते हैं। डन। तो एक फॉर्मेट बना के 80C से 80U का इंपैक्ट देख लें। 80C से 80U का जो इंपैक्ट आता है उस इंपैक्ट को फॉर्मेट से समझ लें एक बार। देखो ये लिख लिया आपने। अच्छा, ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू समझाया कि अब आपको ये सब तो आप पढ़ चुके हो भाई, इनको तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। बोलो अपन बात किसकी करेंगे अब? जनरल की बात करेंगे ना? हाँ या ना भाई? हम तो जनरल की बात करेंगे, ये तो स्पेसिफिक हो ही चुके हैं। तो अब हम बात किसकी करेंगे? जनरल की बात करेंगे। और ये जो इंपैक्ट आता है इसका, वो इंपैक्ट कैसा आता है? बोर्ड पे देखो एक बार। आपको ये कॉपी नहीं करना है, इसको बस आपको देखना है, छोड़ देना है, बस देख के छोड़ देना है। इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो आप जब टोटल इनकम निकालते हो तो आप सबसे पहले क्या लिखते हो? आप सबसे पहले कंप्यूट करते हो इनकम अंडर हेड सैलरी। चलिए, फिर आप कंप्यूट करते हो इनकम अंडर हेड, बोलो यार बच्चों, हाउस प्रॉपर्टी। फिर आप लिखते हो इनकम अंडर हेड कैपिटल गेन्स, पीजीबीपी। अच्छा, फिर क्या लिखते हो? फिर आप लिखते हो कैपिटल गेन्स। फिर आप लिखते हो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अदर सोर्सेस। तो ये एक कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। तो आपने जब इसको ऐसे सम अप करा तो क्या मिल गया? ग्रोस टोटल इनकम मिला। अच्छा, लेस करूंगा डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A, है ना। और सेक्शन वाइज अगर हम बात करेंगे तो 80C से 80U तक ये सारा डिडक्शन माइनस होगा। अब इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। अब लॉजिक समझते हैं इसके पीछे का, गवर्नमेंट ने ये सब कर क्यों रही थी। अच्छा, अब आप इसको ये मत समझना कि अब आज के टाइम में ऐसा प्रैक्टिकली हम कर पाएंगे, क्योंकि अब क्या है ना, नए साल से 2027 की हम जब बात करेंगे, 26 ऑनवर्ड्स, तो आप देखोगे कि जो न्यू ईयर आ रहा है, न्यू फाइनेंशियल ईयर आ रहा है, तो उसमें नया इनकम टैक्स लॉ आ जाएगा। ठीक है, अब नया इनकम टैक्स लॉ आ जाएगा तो फिर ये वाले चैप्टर का बहुत ज्यादा रिलेवेंस नहीं रह जाएगा। आप ऐसे समझो, ये चैप्टर का रिलेवेंस कब और कैसे है, आप इसका इंपैक्ट समझो। गवर्नमेंट कभी भी किसी चीज के इंपैक्ट को देखती है, इसका इंपैक्ट आपकी ग्रोस टोटल इनकम पे है क्या, एक बार एनालाइज करना। आपकी जीटीआई पे इसकी इंपैक्ट है कि नहीं है, बस इतना बता दो। जीटीआई पे है। एग्जाम्पल के तौर पे तुषार भाई, अगर आपका जीटीआई 100 रुपए होगा, नहीं तो अगर आपका डिडक्शन 50 रुपए होगा तो आपका टोटल इनकम कितना होगा? 50 रुपए होगा। ऐसा है ना इंपैक्ट। यानी कि अगर आपका डिडक्शन 20 रुपए होगा तो आपका टैक्सेबल इनकम 80 रुपए होगा। अब मेरा आपसे सवाल है, गवर्नमेंट आपकी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A को एक इंसेंटिव की तरह देखती है कि नहीं देखती है? देखती है। एक टैक्स सेविंग टूल की तरह देखती है कि नहीं देखती है? और आपके लिए भी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से एक टैक्स सेविंग टूल का काम करता है कि नहीं करता है? करता है। अब मुझे एक बात बताओ, गवर्नमेंट जब भी डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A पे बात करेगी तो अगर ये एक टैक्स सेविंग टूल है जो आपकी टोटल इनकम को कम करता है, तो गवर्नमेंट इस पे रेगुलेशंस थोड़ी स्ट्रिक्ट करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। भाई आप लोग डिडक्शंस की सहायता से अपनी जीटीआई को कम कर सकते हो। तो पहला सवाल, सरकार क्या चाहेगी? आपको जीटीआई अगर मिल रही है, उसमें से डिडक्शंस अगर मिल रही हैं,
तो कम से कम मिले कि ज्यादा से ज्यादा मिले? कम से कम मिले, राइट? तो गवर्नमेंट नए वाले लॉ में यही प्रोविजंस बना रही है। आप ऐसे समझो जो नया लॉ आ रहा है उसमें इस चैप्टर का रेलेवेंस ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। और ये तो आप ऐसे समझो जो चैप्टर 6A की डिडक्शंस है ना, इसमें से 95% डिडक्शंस न्यू टैक्स रिजीम में मिलती ही नहीं है। जो हमारी न्यू टैक्स रिजीम है उसमें 95% ऑफ डिडक्शंस अलाउड ही नहीं है। किसमें? न्यू टैक्स रिजीम के अंदर मिलती नहीं है। तो मिलती थी किसमें? ओल्ड टैक्स रिजीम में। तो अगर किसी ने ऑप्ट आउट कर लिया है न्यू से तो वो डिडक्शंस ले सकता है। और सुनो मजे की बात, न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है, यस और नो? प्रैक्टिकल इंडस्ट्री में बता रहा हूं क्या चल रहा है। मान लीजिए इस क्लास में 50 लोग हैं, 50 में से 20 लोगों ने न्यू ले लिया और 30 लोगों ने ओल्ड ले लिया। अब ओल्ड लेंगे तो ये ओल्ड इसलिए लेंगे क्योंकि इनके कुछ डिडक्शंस होंगे और ये उसको क्लेम करना चाहते होंगे। सुनो मजे की बात, गवर्नमेंट उन लोगों की इंक्वायरी करती है जो लोग ओल्ड टैक्स रिजीम में चले गए हैं। आपकी जो मौजूदा सरकार है वो उन लोगों पे इंक्वायरी बिठा के बैठी है। भाई लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मेरे 137 क्लाइंट्स के पास नोटिस है 142 का, डिटेल स्क्रूटनी का नोटिस है उनके पास 137 आउट ऑफ 150। 150 में से 137 लोगों को इस बार नोटिस शूट किया गया है। कारण उन सब ने कौन सी रिजीम ली है? ओल्ड रिजीम ली है। ओल्ड रिजीम ली है। दे हैव देयर क्या बोलते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस उन्होंने भरा है, उन्होंने डोनेशंस दिए हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, उन्होंने चैरिटेबल पर्पस के लिए डोनेशंस दिए हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग इज अंडर क्रॉस चेक ऑफ द गवर्नमेंट। दे वांट्स टू नो कि तुमने इतना बड़ा दिल तुम्हारे में कहां से आ गया कि 11 लाख का डोनेशन कर दिया मानव कल्याण के लिए। तो नहीं करते क्या लोग? करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर आप ये चैप्टर को ओल्ड टैक्स रिजीम की नजर से देखोगे तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, लेकिन अगर आप इसे न्यू टैक्स रिजीम में देखते हो तो इस चैप्टर का रेलेवेंस कुछ भी नहीं है। ठीक, अब मैंने ऐसा बोला तो कुलदीप सोच रहा पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। अगर क्वेश्चन न्यू में आया तो इसका कोई फायदा नहीं है। जब भी ये चैप्टर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब भी आपको डिडक्शन का कोई पॉइंट दिखेगा, मेक श्योर उसमें आपको एक लाइन और दिखेगी कि असेसी ऑप्ट आउट कर गया है। तो जब तक तो ये कोर्स में है तब तक तो पढ़ना ही है। तो यू कैन नॉट से कि सर इसको पढ़ के जाना है कि छोड़ के जाना है, इसको पढ़ के जाना है आपको। और फिर कम एफर्ट्स में अगर आपको 4 नंबर मिल जा रहे हैं तो क्या दिक्कत है? थोड़े से एफर्ट में ही मिल जाएंगे ना 4 नंबर आपको। ठीक है, तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि थोड़ा घर पे बस ऐसा करना, घर पे आज जितना पढ़ाया जाए उतना घर पे क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना। ठीक है, अभी क्या, अभी अपन एक्सक्लूसिवली इस चैप्टर को नहीं चलाएंगे क्योंकि इसका उतना इसको वैल्यू नहीं देना है। तो ये चैप्टर का वैल्यू हल्का है हमारे लिए। तो इसको क्या करेंगे, आज तो मैं पूरा क्लास इस पे डिवोट कर देता हूं। तो अभी जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं नया चैप्टर शुरू कर दूंगा। ठीक है, और आधा क्लास इसके लिए रखेंगे, आधा उसके लिए रखेंगे। ठीक है ना, आपके दिमाग में एक थीम सेट हो जाएगी कि भाई ये चैप्टर को ऐसे पढ़ना है, और फिर आधी क्लास में आप काफी सारा काम निपटा लोगे इसका। डन? चलो, तो ये जो काम है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A के अंदर जो डिडक्शंस आपको लेनी है वो जीटीआई से लेनी है। किससे लेनी है? जीटीआई से लेनी है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 लिखिए। कॉन्सेप्ट नंबर 2, डिडक्शंस लेने का नियम। तो उसका पहला नियम है कि जो डिडक्शंस हैं आपको चैप्टर 6A के, ये आपको कुछ इनकम से अलाउ नहीं किए जाते। सुनो मेरी बात सुनो पहले, बाद में लिखना। सुनो रे सिद्रा, सुनो। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A को क्लेम करने का एक रूल है, एक नियम है। क्या है? एक नियम है। आपको वो रूल फॉलो करना पड़ेगा।
यानी कि चैप्टर 6A के डिडक्शंस आपको कुछ स्पेशल इनकम से नहीं मिलते। चैप्टर 6A का डिडक्शन जो है ना वो आपको कुछ स्पेशल इनकम से नहीं मिलता। क्या आप मुझे बता सकते हैं आपके स्पेशल इनकम के हेड्स कौन से हैं जहां पे आपकी स्पेशल इनकम होती है? स्पेशल इनकम वो इनकम होती है जिन पे फ्लैट रेट ऑफ टैक्स लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? फ्लैट रेट ऑफ टैक्स लगाया जाता है। बोलो क्या? कैपिटल गेन और बस ये दो लोग बोल रहे हैं, बाकी तो बाकी लोग भी बोल सकते हैं यार। मतलब देयर आर टू हेड्स जहां पे हमें जनरली स्पेशल इनकम दिखती है। स्पेशल इनकम वो इनकम होती है जिन पे स्पेशल रेट ऑफ टैक्स लगते हैं। क्या बोला मैंने? स्पेशल इनकम। स्पेशल इनकम में हमारे पास सबसे पहले कैपिटल गेन्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? कैपिटल गेन्स आ जाते हैं सबसे पहले, और फिर आ जाता है कैजुअल इनकम। बेटा नहीं, क्या आ जाता है? आईएफओएस पूरी तरह नहीं बोल सकते आप भाई। आईएफओएस में कैजुअल इनकम नाम का एक पूरा का पूरा क्या है, टॉपिक है। और मैं आपको आज बता देता हूं, आज मैं आपको डिस्क्लेमर देके छोड़ देता हूं, आज की कुछ साल बाद यू विल सी अ सेपरेट हेड फॉर दिस। आप देख लेना, इसके लिए एक सेपरेट इनकम टैक्स में जगह बनाई जाएगी। क्योंकि कैजुअल इनकम का मतलब क्या है? कौन बच्चा बताएगा कैजुअल इनकम का देसी मतलब? बिना मेहनत किए पैसा आया। क्या आया? बिना मेहनत किए पैसा आया। सरकार कहती है, गवर्नमेंट क्या बोलती है? गवर्नमेंट बोलती है कि साहब कैजुअल इनकम एक ऐसी इनकम है जिसपे मेहनत नहीं लगता। आपने लॉटरी टिकट खरीदा, आपका लक बढ़िया था, आपका टिकट निकल आया, बेस्ट है। आपने कोई रोलेट घुमाया, आपने जो नंबर बोला था वो नंबर आ गया, तो मेहनत तो कुछ नहीं लगी। और मजे की बात, दिमाग भी नहीं लगा। क्या नहीं लगा? बिना मेहनत का पैसा है। सरकार कहती है बिना मेहनत के अगर आपने कुछ कमाया है तो हम उसको स्पेशल इनकम मानते हैं, और स्पेशल इनकम को हम 30% के रेट से टैक्स करते हैं। किस रेट से? 30% के रेट से टैक्स करते हैं। कैप गेन में 3 तरह के या 4 तरह के कैपिटल गेन्स दिखेंगे आपको। जब हम कैपिटल गेन का चैप्टर पढ़ेंगे तो आप वहां पे 4 तरह के कैपिटल गेन्स को देखोगे। पहला कैपिटल गेन आप देखोगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, और दूसरा देखोगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 तरीके का होता है। कितने तरीके का? 2 तरीके का होता है। और 2 तरीके का कैपिटल गेन है तो मैं ऐसे देखूंगा कि जो लॉन्ग टर्म है ना, उसमें एक है अंडर सेक्शन 112A और एक है अंडर सेक्शन 112। इजी? फिर से सुनो मैंने क्या बोला। एक है 112A और एक है 112। 112 में टैक्स लगता है 12.5%, और यहां भी टैक्स लगता है 12.5%। स्टार बनाए हैं मैंने 3, इन स्टार का अपना एक मतलब है, ठीक है। अच्छा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की अगर हम बात करते हैं तो ये 2 तरीके के होते हैं। बाबू नहीं रुको, ये 2 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? 2 तरीके के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं। पहला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है जो आता है अंडर सेक्शन 111A, 111A। इसमें टैक्स लगता है कितना परसेंट? 20%। आज की मैं करंट सिनेरियो बता रहा हूं आपको। और इसके अलावा अदर एसटीसीजी को लगती है स्लैब रेट्स। क्या लगती है बाबू मेरे? जिसको स्लैब रेट लग गया वो नॉर्मल इनकम हुई कि नहीं हुई? यहां बच्चे गलती करके आते हैं पेपर में, ये गलती करते हैं क्योंकि रट्टा क्या मारते हैं वो रट्टा मारते हैं ऑल कैपिटल गेन्स आर स्पेशल। और ये बात मैंने भी ओपन नहीं की थी पहले, तो मैं नहीं उलझाना चाहता था पहले आपको इस बात में, लेकिन अभी मैंने एक पॉइंट क्लियर किया कि कैपिटल गेन्स बेसिकली एक लॉन्ग टर्म हो सकता है, एक शॉर्ट टर्म हो सकता है। लॉन्ग टर्म एक हो सकता है 112A, 112A, उसको टैक्स करेंगे 12.5% से। एक हो सकता है 112, सिंपल 112, उसको टैक्स करेंगे किससे?
अगेन 12.5, नो डिफरेंस। अच्छा, छोटा सा डिफरेंस है, यहां पे स्टार बना है तो एक छोटा सा डिफरेंस है। एसटीसीजी की बात करेंगे तो उधर 111A वाले एसटीसीजी, शेयर सिक्योरिटी को ट्रांसफर करके जो आया हो, उसको टैक्स करेंगे कितने से? और कोई अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आया है तो उसको टैक्स करेंगे, एंड आई एम ट्रीटिंग इट एज माई नॉर्मल इनकम। एंड वेन एवर आई एम सेइंग नॉर्मल इनकम, तो पॉइंट टू बी नोटेड, यहां से आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हो। एलिजिबल फॉर डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A, मोस्टली स्टूडेंट, इवन 99% बच्चा एग्जाम में गलती करके आता है कि जब वो टोटल इनकम देता है तो वहां टोटल इनकम में ये इन्वॉल्व होता है और वो पूरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकाल के बाहर खड़ा कर देता है उसमें से। तो मोस्टली बच्चे यहां गड़बड़ कर देते हैं इस जगह पे। तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए जानना बहुत जरूरी था। आपको जो चैप्टर 6A का डिडक्शन है उसके लिए एलटीसीजी एलिजिबल नहीं है। क्या बोला मैंने? ये एलटीसीजी जो है ना, ये एलिजिबल नहीं है, नॉट एलिजिबल फॉर 80C to 80U, राइट? ऑल्सो 111A जो 20% से टैक्स हो रहा है, दिस इज ऑल्सो नॉट एलिजिबल फॉर 80C to 80U, क्लियर? एंड ये भी एलिजिबल नहीं है, नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। अब इस पे डाउट मत पूछ लेना कि यहां लिखा है 80C से 80U, यहां पे ऐसा क्यों लिख दिया? अरे मन कर गया मेरा ऐसे लैंग्वेज बदलने का तो कर दिया। आप मुद्दे की बात को समझ गए क्या? कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है, रूल क्या फॉलो करना है, तुम्हारे दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा कुछ है? अरे नहीं आई क्या बात समझ? पक्का? इसको यूज कैसे करोगे बताता हूं, पहले कॉपी करो इसको आराम से, इसको पहले आराम से कॉपी करो आप, फिर इसको यूज कैसे करेंगे बात करते हैं इस पे। और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। मैं साला क्लास में हूँ ना, अगली बार से देख ले, यहाँ पे तू हाथ लगा के देख इस पे। हाँ? ठीक है, अब मेरे को एक बोतल पानी पानी चाहिए, तो पानी की एक बोतल ला दे, मुझे टिश्यू पेपर दे दे, वो खुद साफ कर दूंगा। डन।
हो गया। तो रूल नंबर 1 क्या था? रूल 1 हमारा क्या बना? रूल 1 बना डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A shall never be allowed from the following incomes. Number 1, long term capital gain under section 112A, long term capital gain under section 112, and short term capital gain under section 111A and कैजुअल इनकम्स। तो यहां से हमें चैप्टर 6A का डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाता। डन? बात क्लियर है एकदम? कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को? अब किसी के मन में कोई सवाल है तो पूछिए फटाफट से। किसी के मन में दिमाग में कोई क्वेश्चन घूम रहा है तो जल्दी से बताओ। हाँ, कोई भी क्वेश्चन हो किसी के पास पूछो। बात क्लियर है यहां तक? चलिएगा, अब लिखिएगा चैप्टर 6A के जो डिडक्शंस हैं हम उनकी कैटेगरीज बनाते हैं। राइट? अच्छा, ये सारी चीजें आप उधर नहीं देखोगे स्टडी मैट वगैरह में ना, ये सारा कुछ नोट्स में लिख लेना ताकि बाद में फिर दिक्कत परेशानी नहीं होगी रिवाइज करने में। तो मैं इन डिडक्शंस को 2 हिस्सों में बांट देता हूं। भाई ऊपर मैंने आपको इनकम टैक्स में जो डिडक्शंस हैं उनके 2 हिस्से बनाए, टाइप ऑफ डिडक्शंस अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो कुछ हेडवाइज थी और कुछ जनरल थी। हम पढ़ रहे हैं जनरल, हमारा डिस्कशन, और हम बहुत स्पेसिफिक हो गए हैं किसके लिए? तो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पर्टिकुलरली 80C और 80U की बात कर रहे हैं, यानी कि 80C से लेके 80U तक के जो डिडक्शंस हैं उनकी बात कर रहे हैं। अब जो 80C से 80U तक के डिडक्शंस हैं, आई एम डिवाइडिंग दीज डिडक्शंस इनटू 3 कैटेगरीज। कितनी कैटेगरीज बनेंगी? 3 कैटेगरी में बांटूंगा मैं। वैसे 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं, मेजरली 2 कैटेगरी बना सकते हैं, लेकिन फिर वहां पे एक और नई बात मुझे समझानी पड़ेगी आपको। राइट? तो जब समझानी पड़ेगी तो कैटेगरी 3 बना लेते हैं। तो आप क्या करो, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ऐसा लिख लो। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। मेरे को दे दे। अरे कुछ नहीं, पापा की तबीयत क्या खराब होगी, कलेश हो रखा होगा घर पे उसके। हाँ जी, लिखिए पहला, फर्स्ट वन लिखिएगा, एक्सपेंस बेस्ड डिडक्शन। एक्सपेंस बेस्ड डिडक्शन, एक्सपेंस बेस्ड डिडक्शन। दूसरा लिखिएगा इनकम बेस्ड डिडक्शन। एक होगा एक्सपेंस बेस्ड, एक्सपेंस बेस्ड, एक होगा इनकम बेस्ड।
आप रेवेन्यू बेस्ड भी बोल सकते हो, मैं इनकम बोल रहा हूं, ठीक है। और तीसरा होगा इन्वेस्टमेंट बेस्ड। तो ऐसा है, मैं जो आपको कह रहा था ना कि आप इसके दो टाइप्स बना सकते हो, तो वो दो टाइप एक्चुअली एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट एक कर सकता था मैं। तो टोटल डिडक्शंस आपको जो देखने को मिलेंगी ना इस चैप्टर में, वो तीन तरह की मिलेंगी। पहली डिडक्शन आपको देखने को मिलेगी खर्चे वाली, दूसरी आपको देखने को मिलेंगी इन्वेस्टमेंट वाली, और तीसरी आपको देखने को मिलेगी इनकम वाली। सर एक बार थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं इनको। एक्सपेंस बेस्ड में क्या होगा पाजी, बताओ क्या करना पड़ेगा एक्सपेंस बेस्ड वाले सिचुएशन में? सॉरी, डिडक्शन शैल बी अलाउड, deduction shall be allowed on the basis of expense, on the basis of expense. So एक expense होगा, उसके बेस पे वो डिडक्शन अलाउ कर दी जाएगी। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? certain deduction shall be allowed on investment basis, यानी कि ये डिडक्शन के लिए पर्टिकुलरली आपको कुछ इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। जैसे इसमें तो मैं स्पेसिफिकली आपको हेल्प कर देता हूं, इसमें आप स्पेसिफिकली देखोगे सेक्शन 80C। क्या देखोगे? 80C को देखोगे आप इसमें स्पेशली, ठीक है। 80C में मोस्टली डिडक्शंस एक्सपेंस बेस्ड ना होके इन्वेस्टमेंट बेस्ड है। मेरा सवाल यह है, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस में क्या फर्क है? भूमिका बताओ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंस एंड इन्वेस्टमेंट? एक मिनट बेटा, एक मिनट। सीएफएस पढ़ लिया? कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ लिया? कब पढ़ोगे? सिलेबस खत्म हो जाएगा तब मेरा। यार जब देखो नहीं पढ़ा, कब पढ़ोगे? बोलो उनको पढ़ा दो यार, टैक्स में जरूरत पड़ती है, बार बार पूछता है मास्टर। सुनो, अच्छा 12वीं में तो पढ़ा होगा। क्या क्या पूछते हैं? कैपिटल गेन से उनका कोई लेना देना नहीं है यार, उनका पीजीबीपी से लेना देना हो सकता है, इसीलिए पहले पढ़ाया मैंने उसको, क्योंकि वो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाएंगे, वहां पे आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा टैक्स वाला। हो गया सब, मतलब उसमें एक कॉन्सेप्ट और आया होगा, सेल एंड लीज बैक आया था क्या? वो हमारे एक्चुअल में कोर्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। वो पुराने जमाने में था सी इंटर के अंदर, अब नहीं है। चलो, तो हाँ सुनो मेरी बात। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब हम इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस की बात करते हैं, तो आप कुछ बोल रहे थे, बताओ बताओ। शाबाश, कोई रिटर्न नहीं होता, मतलब आपने दोनों को डिफरेंशिएट किया ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। मैं कन्विंस नहीं हुआ इससे, इसको पूछो पड़ोसन को। क्लास ज्यादा समझ आए इसलिए एंटीना लगा के आती है। हाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो बोलो। इसीलिए बोलता हूं दोस्तों के साथ नहीं बैठना चाहिए, भ्रमित करते हैं ये। ब्रह्मा, सोनाक्षी सिन्हा, हाँ नहीं वैसे सोनाक्षी सिन्हा बोल रहा हूं मैं तेरे को, लेकिन काम मत करियो उसके वाला। हाँ चल बोल अब जल्दी। क्या? हाँ मैंने बोला ना, मैं इससे इसकी इसकी एक्सप्लेनेशन से कन्विंस नहीं हुआ। यश सेम। ओ मोबाइल हटियो रे, थोड़ा जगह दियो। हाँ भाई सीधा बैठ जा, बता डिफरेंस बता। है पता नहीं तो अभी कान पकड़ के बैठक लगवाऊं तेरे से? है हाँ जी, एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट में डिफरेंस नहीं पता? पता है बताओ ना फिर। वो कह रहे मेरे को तो पता है। हाँ हाँ बता, आपसे कह रहे हैं दीदी।
एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक मिनट। मेरा कोई बिजनेस नहीं है, मैं कुछ खर्चे कर रहा हूं, सरकार मुझे उन खर्चों के लिए डिडक्शन क्यों देना चाहती है? मतलब क्यों? इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं। सी, एक्सपेंस और इन्वेस्टमेंट को अगर हम एक बार प्राइमा फेसी देखें तो दोनों में असेसी का आउटफ्लो होता है, कैश आउटफ्लो होता है, पैसा जाता है। जाता है कि नहीं जाता है? तो मैं इन्वेस्टमेंट को एक्सपेंस और एक्सपेंस को एक इन्वेस्टमेंट कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं, तुम नहीं कह सकते, क्योंकि तुम्हें ना अकाउंटिंग ने झगड़ा हुआ है एक्चुअल में। आप पूरी तरह से अकाउंटिंग की गिरफ्त में हो। लेकिन मेरे से क्या ना, अकाउंटिंग बहुत दूर के मेरे को दिख जाती है ना, तो बहुत दूर से भागती है, दूर से निकलती है, बहुत डिस्टेंस बना लेती है अकाउंटिंग ना। कारण मैं उसकी लैंग्वेज पे भरोसा नहीं करता, मैं उसके किसी भी मैटर पे ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि अकाउंटिंग तो बाय डिफॉल्ट झूठी है। हाँ है ना? वो तो विंडो ड्रेसिंग कैरी करती है अपने साथ, उसके अंदर तो हेरिडिटरी इश्यूज है। अरे प्रॉब्लम अकाउंटिंग के डीएनए में है। लेकिन मैं बोल सकता हूं इन्वेस्टमेंट को एक्सपेंस बोल सकता हूं मैं। कैसे? यार आप इनकम टैक्स पढ़ रहे हो बच्चों, तो जो तुम्हारे पास से चला गया हो गया, हाँ या ना? अब आप सर दो पार्ट्स में बांट रहे हो इसको, तो इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंस का फर्क समझ लो, लॉजिक एक है। दोनों में पैसा जाता है, यस और नो? दोनों में कैश आउटफ्लो होता है कि नहीं होता है? इन्वेस्टमेंट में आप जनरली कुछ एक्सपेक्ट करते हो एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। डन? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक इन्वेस्टमेंट करी, 5 साल के लिए एफडी कराया, राइट? और वो 5 साल का जो एफडी है ना, उसमें हर साल इंटरेस्ट आपको मिलेगा नहीं, वापस से इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, उसको कुछ टर्म बोलते हैं अकाउंटिंग में। जैसे 1 साल एफडी पे मान लो आपको 8% का ब्याज आया। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख की एफडी थी, कितने का, 80,000 मान लो, एक छोटा सा पॉइंट पकड़ लेते हैं, 80,000 रुपए। तो वो वापस से आपको नहीं मिला, वो वापस से उसमें क्या हो गया, एक्यूमुलेट हो गया, कंपाउंड हो गया, और फिर आपको वापस से क्या मिला, उस पे 10-80 पे ब्याज मिला अगले साल। तो लेकिन ये 5 साल में मेच्योर होएगी, 5 इयर्स में क्या होएगी, मेच्योर होएगी। आपको 2 चीजें वापस करी जाएंगी, आपको एक वापस करा जाएगा ब्याज, और एक वापस करा जाएगा आपका प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है? तो इसकी ट्रीटमेंट तो मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट में पढ़ाऊंगा जब मैं एटीसी पढ़ा रहूंगा। बट यहां पे लॉजिकली आपने 5 साल के लिए 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे कि नहीं किए थे? इन्वेस्ट किए थे, एंड आफ्टर 5 इयर्स यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग। डन? तो गवर्नमेंट के एटीसी में आपको कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स का डिडक्शन देती है जहां पे आप एक इन्वेस्टमेंट कर देते हो, वो जो पैसा है ना आपका, वो टेक्निकली मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे सरकार यूज कर रहे होते हैं उसको। आप देखना, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे एटीसी में आपके पैसे को गवर्नमेंट यूज कर रही है। तो बताओ, अगर सरकार का कोई फायदा हो रहा है तो आपका कोई फायदा होगा कि नहीं होगा? होगा। एक्सपेंस, आपने कोई खर्चा कर दिया, एग्जाम्पल के तौर पे आपने अपने एक मेडिक्लेम पॉलिसी खरीदी अपने लिए, तो सरकार आपके खर्चे को टैक्स बेनिफिट के रूप में काहे दे रही है? एक्चुअली गवर्नमेंट तुम्हारे उस एक्सपेंस को प्रमोट करना चाहती है। सरकार आपके उस एक्सपेंस को ना प्रमोट कर रही है। गवर्नमेंट कह रही है यार ये खर्चा कर तू ये खर्चा करेगा, तेरे को 2 फायदे मिलेंगे। एक तो इस ये खर्चा करके तुझे जो फायदा मिल रहा है वो तो मिलेगा ही, हम भी देंगे एक बेनिफिट, हम तुझे डुअल बेनिफिट देने को तैयार है। या एक बेनिफिट तो इस एक्सपेंस से मिल ही रहा है, क्योंकि एक्सपेंस से बेनिफिट आता है। भाई आप ऐसे सोचो, मैंने मेरी मेडिक्लेम पॉलिसी को रिन्यू कराया, मान लो मेडिक्लेम पॉलिसी को रिन्यू कराया, ठीक है? उस पे मान लीजिए कि मैंने 25,000 रुपए का प्रीमियम भरा, तो 1 साल के लिए मैं यहां से फ्री हो गया।
सी फ्यूचर इज अनसर्टेन, ठीक है। दिन में 12 घंटे, 12 घंटे में से 3 आवर्स मुझे ट्रेवल करना होता है, भाई ड्राइविंग करना होता है। एंड फ्यूचर इज एक्चुअली अनसर्टेन। इवन इफ यू आर द रिस्पॉन्सिबल ड्राइवर, you know how to drive responsibly, but if someone is coming from BMW, then this will be a actually a case, है ना। तो हर चीज में कुछ ना कुछ एक ऐसा पैरामीटर कैरी करके चलते हैं लोग, दिमाग में कैरी करके चलते हैं, है ना। अच्छा, मेरे घर वालों को बड़ी प्रॉब्लम होती है इस बात से कि मैं ड्राइव बहुत ज्यादा करता हूं, डेली बहुत दिक्कत होती है, माता जी को बहुत प्रॉब्लम होती है। खैर, अब वो मैंने खर्चा किया किस पे? इंश्योरेंस पे खर्चा किया। तो वो इंश्योरेंस मेरे लिए एक इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है? सी बच्चों, पैसा अगर गया नहीं हाथ से तो भी तो फायदा ही है ना। 25,000 की पॉलिसी में मुझे 25 लाख का कवर मिलता है, एग्जाम्पल के तौर पे। कितने का कवर मिलता है? 25 लाख रुपए तक का कवर मिलता है कि भाई 25 लाख रुपए तक का एक्सपेंस अगर मान लीजिए किसी हॉस्पिटल पे होता है तो वो मैं उस पॉलिसी से कवर कर लूंगा। तो वो फ्री है, दिमाग से फ्री हूं। वाई गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग इट? फॉर एग्जाम्पल, निखिल ने कोई पॉलिसी नहीं ले रखी अपने नाम पे, कोई पॉलिसी नहीं है, और खुदा ना खास्ता कोई इशू होता है, तो आजकल आप देखते हैं इलाज कराने में ना बहुत पैसा चाहिए होता है। आज के टाइम में इलाज सस्ता नहीं है, अच्छा इलाज सस्ता नहीं है। अच्छा, और एक जो बहुत अच्छा इलाज है जो बिल्कुल सस्ता है, वहां पे सप्लाई इज टू शॉर्ट एंड डिमांड इज टू हाई, हाँ है ना। अब डिमांड इज टू हाई तो यार वहां तो जाके नंबर ही नहीं आएगा, वहां नंबर आएगा 4 महीने बाद, इलाज चाहिए आज। तो इस चीज के लिए तो प्राइवेट की तरफ चलना ही पड़ता है ना। फिर भाई गवर्नमेंट कह रही है हम हेल्थ फैसिलिटीज दे रहे हैं, निखिल कह रहा है सर जब मैं गवर्नमेंट को टैक्स दूंगा तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना मुझे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की। गवर्नमेंट कह रही है यार प्रोवाइड तो कर रहे हैं लेकिन आप अकेले थोड़ी हो, अनार एक है और बीमार 100 है, तो कैसे डिवीजन करें? तो गवर्नमेंट एलोकेट करने में तो फेल हो रही है ना वहां पे। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट कहती है यार एक काम कर भाई, तू सक्षम आदमी है, तू पैसा कमाता है, तो महीने में 1.5 लाख रुपए कमाता है, तो तू एक काम कर यार, तू एक पॉलिसी ले लेना, साल भर के लिए 25,000 रुपए तो देने हैं, महीने का कैलकुलेट कर ले, इवन पर डे का कैलकुलेट कर ले यार, आया ना। तो अभी क्या किसी लेमैन को मैं समझाऊं? मैंने गांव में मेरे चाचा को समझाने की कोशिश करी, मैंने कहा एक पॉलिसी ले ले। कहते बीमा शुरू कर दिया क्या तूने? अरे मैंने कहा बावड़े आदमी, ध्यान से समझ, होने वाला क्या है चाचा, समझ इस बात को। समझाया मैंने, पता आधा घंटा लगा के पूरा कंसेप्ट समझाया। हम तो गांव में रहते हैं, और पता क्या बोले गांव वाले डॉक्टर्स होते हैं ना, तो फोन करते हैं घर आ जाता है वो। तो मैंने पूरा एग्जांपल देके समझाया, कहते हैं मैं फोन करता हूं घर आ जाता है। समझा सकते हो? तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अब देखो उसको मैं टैक्स बेनिफिट नहीं गिना सकता था, रीजन बीइंग वो मेरे को उल्टे समझा देते फिर, कारण उनकी एग्रीकल्चर इनकम है और एग्रीकल्चर इनकम में कोई टैक्स है नहीं, तो मैं उनको टैक्स का बेनिफिट नहीं समझा सकता था। टैक्स का बेनिफिट एक्चुअल में उनके लिए कुछ है भी नहीं, उनके लिए डिडक्शन का क्या यूज, जब उनकी ग्रोस टोटल इनकम क्या है, टोटल एग्रीकल्चर से है, और टोटल एग्रीकल्चर से तो किसी भी लेवल का है, जीरो है, आया ना। बात समझ आ रही है ना? तो कोई रोल ही नहीं है, अदर देन एग्रीकल्चर उनके पास कुछ है नहीं, बोलो। तो उनके लिए टैक्स बेनिफिट तो मैं नहीं गिनवा सकता इसके, बट आपको तो समझा सकता हूं ना यहां बैठ के, दैट यू गाइज आर अर्निंग 1.5 लाख इन अ मंथ, तो यार एक पॉलिसी ले लो, आपका एक्सपेंस होगा, सरकार के लिए खर्चा होगा, बट डोंट वरी, वो एक्सपेंस हम आपको अलाउ कर देंगे, डिडक्शन में ले लेना आप उसको। ऐसा क्यों कर रही है गवर्नमेंट? जस्ट टू एलिमिनेट द रश, जो किसकी खोपड़ी में बैठा है आज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सिर्फ जो लोग अर्न नहीं कर सकते, लिटरली जो पॉलिसी नहीं ले सकते, वो जाएं, तो सरकार उनको एफिशिएंटली इलाज दे सकती है। और बाकी जो प्राइवेट सेक्टर है उसको एक्चुअली प्राइवेट सेक्टर से ही जोड़ा जा रहा है। बाबू मेरे जो
हेल्थ सेक्टर है, उसको इंश्योरेंस सेक्टर से जोड़ने के पीछे एक लॉजिक है। आप बात को समझो, अंडरस्टैंड करो बात को। आप अगर लोगों के पास पैसा नहीं होगा, मेदांता मेडिसिटी की कहानी सुनाई थी मैंने आपको एक दिन, अपने पड़ोसी को अपन लेके गए थे उधर, सुनाई थी क्या? अच्छा, किसी और बैच में सुनाई होगी। तो वहां पे उन्होंने इमीडिएट 8 लाख रुपए जमा करने के लिए बोला। वो भाभी ने कार्ड निकाला, उसको थमा दिया, वो बोली 80 लाख तक जितना निकालना है इसमें से निकाल ले। वो कार्ड था इंश्योरेंस का, हैवी कवर था। वो भैया क्या था, वो डेली बेसिस पे शाम को गाड़ी में बैठ के माहौल बनाता था, बट प्रैक्टिकली उसने, वो इंजीनियर है, दिमाग लगाया था, उसने पॉलिसी ले रखी थी, उसको पता था कभी ना कभी क्या होगा, बैकफायर होगा। हाँ या ना? वो बैकफायर हुआ, मेदांता पहुंचे, उसने वो कार्ड निकाल के दिया, उसमें कवर था 80 लाख रुपए तक का। सोच के देखो, अगर वो एक आम आदमी के पास ऐसी प्रॉब्लम हो जाती और वहां पे उसे लिटाया जाता और उससे 8 लाख मांगे जाते, तो उसका घर, दुकान, जमीन बिक के उसका पीछा नहीं छूटता, तब भी उस पर कर्जा चढ़ जाता। उनके इलाज में टोटल खर्चा 32 लाख रुपए का आया। ऑपरेशन हुआ, सर्जरी हुई, और तब जाके कुछ बात बनी। 32 लाख का एक्सपेंस आया। आज की डेट में क्या मानते हैं आप? 32 लाख का एक्सपेंस एक नॉर्मल आदमी के लिए, आपके लिए बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक नॉर्मल आदमी के लिए आसान है या बहुत मुश्किल है? इट्स अ डिफिकल्ट टास्क, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क भाई। तो सरकार कह रही है यार एक काम करो, तुम पॉलिसी तो ले लो, एटलीस्ट एक पॉलिसी लो आप। हाँ या ना? तो एक्सपेंस बेस्ड रिडक्शन में हम इस तरह के खर्चों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मेजर एक्सपेंस बता देता हूं मैं क्या होता है। एक आदमी को एक नॉर्मल से थोड़ी बेटर लाइफ जीने के लिए अच्छी हेल्थ चाहिए होती है, हेल्थ का इंश्योरेंस ले लो, आपका खर्चा होगा, हम आपको डिडक्शन दे देंगे। दूसरा, मकान चाहिए, घर चाहिए, घर के लिए आप ऑलरेडी एक सेक्शन पढ़ के आए हो 24B, एक और एडिशनल सेक्शन यहां पे पढ़ोगे, सेक्शन 80EE, और एक पढ़ोगे सेक्शन 80EE, रिलेटेड टू हाउसिंग इंटरेस्ट, खर्चा होगा। तीसरा, शिक्षा, एजुकेशन। तो एजुकेशन के लिए यू विल गोइंग टू स्टडी, इट इज अगेन एन एक्सपेंस। आप पढ़ाई करना चाहते हो, पैसा नहीं है, लोन ले लो, उस लोन पे जो ब्याज लगेगा उसकी डिडक्शन ले लेना। डन? समझ गए? नंबर थर्ड, तीसरे नंबर पे बात करते हैं। आप कोई मकान किराए पे लेके रहते हो, तो अगर तो आप कोई इंप्लॉई हो तो आपको एचआरए मिलता होगा या आरएफए मिलता होगा, आप लोगों ने सैलरी में पढ़ रखा है। बट अगर आप कोई इंप्लॉय नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं खुद एक सेल्फ एम्प्लॉयड आदमी हूं, ठीक है? एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मेरे पास मेरा खुद का घर नहीं है, मान लेते हैं ऐसा, तो मैं कोई मकान रहता हूं किराए पे लेके, मकान रहता हूं किराए पे लेके, तो उस मकान का जो रेंट लगता है वो मेरे लिए एक बर्डन है। तो जब इन्होंने उधर एचआरए सैलरीड लोगों को फायदा दिया हुआ है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग भी गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि यार हमें भी कुछ रेंटल बेनिफिट्स दे दो यार। तो सेक्शन 80G अपने को रेंटल बेनिफिट्स देता है, वो भी एक एक्सपेंस की बात करते हैं। आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसमें नए एम्प्लॉइज को हायर करते हो, तो इंडिया के एम्प्लॉयमेंट रेट पे असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है इसका? भाई आप एक बात बताओ, आप लोगों को हायर करोगे जॉब में, तो रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, तो यू आर डूइंग अ गुड जॉब, तो गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव यू डिडक्शन। आप जो सैलरी देते हो ना एम्प्लॉयज को, वो सैलरी का 30% डिडक्शन आपको मिलता है अंडर सेक्शन 80JJAA। कुछ ऐसी लिस्ट आप खर्चों की पढ़ोगे इसके अंदर, जहां पे आपकी जेब से पैसा निकलेगा, सरकार उस पैसे को निकलते हुए देख रही है, उसका कॉज सरकार ने बता दिया, यहां पे ये पैसा जा रहा है, ठीक है जी साहब, आप क्या कर लो, डिडक्शन ले लो। आप किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन देते हो, वो भी डेफिनेटली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन खुद तो खाएगी नहीं ना पैसा, वो तो उसका तो पर्पस ही चैरिटी है ना भाई, पर्पस ही चैरिटी है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे एक फ्रेंड का ट्रस्ट है, श्रीधा ट्रस्ट, मथुरा में है, और वो क्या है, वो सर्दियों में कंबल बांटते हैं, गर्मियों में वो पंखे बांटते हैं, है ना? तो कैसा वाला काम है उनका? काम कैसा है? चैरिटेबल पर्पस के लिए काम करते हैं। डन?
बात समझ में आ गई? तो चैरिटेबल पर्पस के लिए काम करते हैं तो आपने अपनी इनकम का एक पार्ट वहां पे चैरिटी कर दिया, डोनेट कर दिया, गवर्नमेंट आपको डिडक्शन देने को तैयार है। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी चैरिटी करके आ जाओ। बात समझ आ गई? चैरिटेबल ट्रस्ट का मतलब है वहां पे प्रॉपर सिस्टमैटिक आपने पैसा दिया हो, चेक से पैसा दिया हो, ठीक है? तो इस तरीके का एक पूरा माहौल बना रखा है इन्होंने वहां पे, राइट? तो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि एक्सपेंसेस के पार्ट पे जब आप देखोगे तो देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस जिनका डिडक्शन मिल रहा है, हाँ या ना? अच्छा, इन्वेस्टमेंट में भी हम कुछ पॉइंट्स मोस्टली एटीसी में ही कवर हो जाएंगे सारे, अलग से कोई इन्वेस्टमेंट में नहीं करवाऊंगा आपका। तो ये दो इन्वेस्टमेंट वाली बात हो गई और एक्सपेंस वाली बात हो गई। लास्ट आ गया इनकम। सो यू आर जनरेटिंग इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड सोर्सेस। तो गवर्नमेंट कह रही है यार आप तो जो इनकम कमा रहे हो ना, आपकी इनकम पे टैक्स लेते हुए ना यार हमारा ना कलेजा फटता है। नहीं होता है कि नहीं होता है? अभी से 3 बैच पहले की बात कर रहा हूं मैं, यहीं की बात कर रहा हूं, इधर की, ठीक है? एक बच्ची आई थी हमारे पास बिहार से, सी इंटर में, और उसने बताया कि वो जो पैसा फीस के लिए ला रही है वो कैसे ला रही है। तो मैंने टीचर्स के साथ डिस्कस किया, तो मैंने कहा भाई मैं ये पैसा नहीं लूंगा, ये जो बच्चा पैसा ला रहा है ना, मैं इस पैसे को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। तो बाकियों ने मेरे साथ सुर में सुर मिलाया, बोले यार बात तो सही है। तो हम सबने फोन करके हेड ऑफिस में उसका वो टोटल फीस क्या करवाया, कैंसिल कराया, टोटल। नहीं लेंगे जी हम इसका पैसा, ठीक है? तो रीजन बीइंग, कई बार ऐसा होता है ना, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है हमारे सामने भी ना, यार ये पैसा आ कहां से रहा है, सोर्स। और आप खुद को कितना भी जस्टिफाई कर लो, बट वो सोर्स, आप जिस सोर्स से वो पैसा आ रहा है ना, वो आदमी जो वो पैसा लेके आ रहा है, वो भाई साहब आपको कई बार डाइजेस्ट नहीं होता। इतनी मेहनत करके कोई आदमी अगर ला रहा है ना, तो भाई साहब वो, उसको फिर ना रिस्पेक्ट 3 गुना मिलनी चाहिए। और मैं यहां बैठ के ऐसा सोचता हूं कि मैं उस लेवल तक जस्टिफाई कर दूंगा क्या उसको? तो मैंने सोचा यार मैं कोई भी लेवल तक चला जाऊंगा, मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मेरे को नहीं चाहिए। हो गया? कई बार सरकार को भी ऐसा फील होता है कि ये असेसी ये एक पर्टिकुलर धंधा कर रहा है और इस धंधे से ये पैसा निकाल के ला रहा है, जो यार हमें ही फायदा हो रहा है, इसका फायदा उल्टा किसको मिल रहा है? गवर्नमेंट को मिल रहा है उस पर्टिकुलर एक्टिविटी से। याद करो 35 AD याद करो। तो कई जगह ना गवर्नमेंट थोड़ा सा सॉफ्टली बात करने लगती है। तो इसमें एक सेक्शन आएगा आपका, सेक्शन 10 के अंदर ही एक पॉइंट आता है, 10AA बेसिकली। उसमें हम एक एससीजेड यूनिट की बात करते हैं। एससीजेड यूनिट का काम क्या है? एससीजेड एक एरिया होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, जिसमें जो यूनिट्स होती है ना, वो सबकी सब एक्सपोर्ट का काम करती है। किसका काम करती है? और आप बात को समझो, किसी भी कंट्री का एक्सपोर्ट उस कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो वो लोग एक्सपोर्ट में जुटे हैं तो सरकार उन्हें सपोर्ट करना चाहती है। गवर्नमेंट उनको क्या करना चाहती है? सपोर्ट करना चाहती है। सिंपली एक ऐसा बच्चा जो सीए करना चाहता है, बट प्रॉब्लम क्या है? भयंकर है। तो उस केस में कोई आदमी यार सपोर्ट के लिए खड़ा हो जाता है ना उसके लिए, कि भाई तू यार कर, तेरे को सपोर्ट करेंगे हम। सपोर्ट इंपॉर्टेंट होता है, हाँ या ना? अब हम उसको यार टैक्स कर दें तो अजीब लगेगा कि नहीं लगेगा? बर्डन डाल दें तो अजीब लगेगा? तो सामने से बर्डन डालेगा तो अजीब लगेगा कि नहीं लगेगा? बताओ। अरे लगेगा ना। तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि गवर्नमेंट कई जगह पे ऐसा करती है कि जहां पे वो एक पर्टिकुलर इनकम का सोर्स, उसे पता चल गया कि ये सोर्स ऑफ इनकम है, तो ऐसे सिचुएशन में वो उस पर्टिकुलर सोर्स ऑफ इनकम को डिडक्शन की फॉर्म में दिखा के उस पर टैक्स नहीं लेते। डन? या थोड़ा लिबरल टैक्स लेते हैं। तो कितना हो गया? एक्सपेंस बेस्ड हो गया 1, इनकम बेस्ड हो गया 2, और इन्वेस्टमेंट बेस्ड हो गया 3। पूरे चैप्टर में हम 3 में से चौथे तरह की कोई भी डिडक्शन नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ 3 तरह के डिडक्शन ही हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इनकम बेस्ड डिडक्शन से शुरू करेंगे, ठीक है? तो आप न्यू पेज पे जाके इनकम बेस्ड डिडक्शन बड़ा हेडिंग बना दो, और वहां पे फिर उसके साथ नीचे पहला हेडिंग ड्रॉ करेंगे आप मेरे साथ। पानी वानी पी लो। क्या बोल रहे हो स्पर्श भाई? सर एग्जाम्शन मतलब लायबल टू टैक्स नहीं है, बहुत बढ़िया।
डिडक्शन मतलब टैक्स होगा, बट थोड़ा पार्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही जवाब। चलो जी साहब, पी लो पानी वानी पी लो। क्लास कितने बजे तक थी? थोड़ा स्ट्रेच करेंगे, ठीक है? हाँ, अरे मिल जाएगा ब्रेक यार, मैं बैठा हूं ना यहाँ पे। ब्रेक नहीं है? अच्छा, पानी पियो तुम लोग। चले लिखें। हाँ, क्या हो गया? आवाज किसने लगाई? बोलो। लिखिए। हो गया? हाँ जी, लिख दिया, हेडिंग डाल दिया आपने। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 10 AA डिस्कस करते हैं, ठीक है? और मार्क कर लो एग्जाम के लिए, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें से। बढ़िया टॉपिक है एकदम, आसान है एकदम, बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है? तो लिखो आप। इसमें वैसे तो जब हम सेक्शन 10 की बात करते हैं ना, तो सेक्शन 10 जनरली अपने को एग्जाम्शन का सेक्शन दिखाई देता है, क्योंकि मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यही बोला है कि ना एग्जाम्शन के पार्ट को डिस्कस करते हैं हम 10 में। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है तो एग्जाम्शन वाला पार्ट, लेकिन इसका ट्रीटमेंट डिडक्शन के जैसा है। ट्रीटमेंट कैसा है? डिडक्शन के जैसा है, तो इसलिए इसको यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम लोग इसके साथ में। लिखिएगा, नोट करिएगा। डिडक्शन ऑब्लिक एग्जाम्शन, डिडक्शन ऑब्लिक एग्जाम्शन टू units established, unit established in SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। पहले एक बार स्पेशल इकोनॉमिक जोन सुनो क्या होता है। ये हमारी कंट्री के अंदर ही
एक एरिया होता है, ये हमारी कंट्री है, इसके अंदर हमने एक एरिया को SEZ डिक्लेयर कर दिया। अलग अलग स्टेट में होता है, जैसे मान लो हरियाणा की हम बात करें तो हरियाणा में हमने एक पर्टिकुलर एरिया को SEZ घोषित कर दिया, तो ये एरिया SEZ रहेगा। तो अब अगर ये SEZ का एरिया रहेगा तो आजू बाजू का जो है ना, ये सारा का सारा रहेगा डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। क्या रहेगा? ये आजू बाजू का सारा क्या रहेगा? डोमेस्टिक टैरिफ एरिया रहेगा ये सब। डन। तो अब ये जो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया है, DTA है, ये SEZ से अलग इसलिए है क्योंकि कोई मान लो कोई यूनिट है, एक यूनिट है जो यहां पे है DTA में, तो DTA की यूनिट जो होती है वो जनरली अपनी जो ट्रेडिंग कर सकती है वो DTA में भी कर सकती है, यानी कि उसका मेन काम जो होता है वो डोमेस्टिक डिमांड को प्रोक्योर करना होता है, डोमेस्टिक डिमांड को फुलफिल करना होता है। लेकिन SEZ में जो यूनिट मौजूद रहती है, SEZ की यूनिट का मेन ऑब्जेक्टिव एक्सपोर्ट के डिमांड को टैकल करना होता है। इसका काम क्या होता है? एक्सपोर्ट करना। आप ऐसे समझो, कोई भी यूनिट अगर SEZ में है तो वो 80% क्या करती है और 20% वो DTA में सेल करता है, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में सेल करता है। बात समझ आ गई? और जो यूनिट DTA में मौजूद है वो 80% सेल क्या करती है? DTA में 80% सेल वो डोमेस्टिक करती है और 20% सेल उसकी क्या होती है? एक्सपोर्ट भी हो जाती है अगर कुछ बचता है तो। डन। तो कुल मिला के गवर्नमेंट एक्चुअल में ना इस यूनिट को बेनिफिट देना चाहती है, राइट? तो यहां पे हम जो डिडक्शन दे रहे हैं वो उन यूनिट्स को दे रहे हैं जो यूनिट्स कहां पे हैं? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में है। पहले मेरे को बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई आपको? अब ये बेनिफिट क्या है, ये जो डिडक्शन है ये किस तरह का बेनिफिट है, हम इसको अभी डिस्कस करेंगे। पहले मेरे को बताओ ये बात क्लियर हो गई क्या? हो गई क्लियर सबको? चलो अब इसके बाद आप नोट करो आगे, एलिजिबल पर्संस फॉर द एग्जामिशन। ये जो पर्टिकुलर एग्जामिशन है इसमें एलिजिबल लोग कौन है, किसको मिलने वाला है ये फायदा? एलिजिबल पर्सन, एलिजिबल पर्सन लिखिएगा, एनी एसएससी, एनी एसएससी ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखिएगा, क्लियर रहे आपको। इंडिविजुअल, HUF, क्योंकि ये पर्सन्स की फॉर्म है, कोई पार्टनरशिप फॉर्म है और फॉर्म लिखते हैं तो LLP साथ आता है, कोई कंपनी है, कोई भी है, एक्सेट्रा, हु derive profits from an undertaking being a unit established in special इकोनॉमिक जोन। जोन का मतलब होता है एरिया, ठीक है ना? तो आप किसी स्पेशल एरिया में एक स्पेशल इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब आप वहां से कुछ ऐसे बिजनेस से प्रॉफिट ला रहे हो जिसका काम क्या है? एक्सपोर्ट का काम है। डन। which begins to manufacture, which begins to manufacture or produce
आर्टिकल्स और प्रोवाइड, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ही करोगे, आप सर्विस भी दे सकते हो। प्रोवाइड एनी सर्विस और एनी सर्विस ऑन और आफ्टर ये सेक्शन आया था 2005 में, अप्रैल 2005, और ये सेक्शन को गवर्नमेंट ने टाटा बाय बाय कर दिया था बिफोर अप्रैल 2020। तो मैं ऐसे बोल सकता हूं 31 मार्च 2020, ऐसे बोल दूं, मतलब समझे, 5 से लेके और कितना, तो जो यूनिट्स मान लो 2020 में मार्च में बनी होंगी तो वो अभी तक चल रही होंगी, जिंदा होंगी, यस और नो। तो ये पर्टिकुलर एक टेन्योर है इस सेक्शन का ना, तो आप समझ लो सेक्शन का, तो बेसिकली हम इसको बोलते हैं सनसेट प्रोविजन ऑफ लॉ। क्या बोलते हैं? सनसेट प्रोविजन ऑफ लॉ बोलते हैं इसको हम। भाई आप देखो ना, सूर्य अस्त हो रहा है इस पर्टिकुलर सेक्शन का, देखो आप, नहीं अभी आप आगे पढ़ोगे तो देखना इसमें 15 साल का बेनिफिट है। तो 2020 में मान लो कोई इनकॉर्पोरेट हुआ होगा एससीजेड में, तो उसको एट लास्ट बेनिफिट कब तक मिलेगा? 15 साल जोड़ो तो 35, बोलो ना, 35 के बाद 36 ऑनवर्ड्स तो बिल्कुल खत्म। तो ये सेक्शन का एक क्या है, इस सेक्शन का एक फिक्स्ड टाइम पीरियड है 2035 तक। जो ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनिट्स 20 में सेटअप हुई होंगी वो, अच्छा जो 5 में सेटअप हुई होंगी उनका बीच में 20 में खत्म हो जाएगा, बोलो है ना। एक टेन्योर है इसका ना कंप्लीट। मान लो कोई 15 में इनकॉर्पोरेट हुई होगी तो 15 साल का बेनिफिट एक्चुअल में इसमें ना। तो ये इसलिए मैंने आपको लिखवाया, तो आपको पता होना चाहिए इसका। ये 2000 अगर मान लो कोई 20 में आया है तो 2035 के बाद वो खत्म है, डन। तो एलिजिबल पर्सन डन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, क्वांटम एंड पीरियड ऑफ डिडक्शन, इकट्ठे लिख लीजिएगा, क्वांटम एंड पीरियड ऑफ डिडक्शन। क्वांटम एंड पीरियड ऑफ डिडक्शन। इसको कैसे करेंगे? इसको 3 हिस्सों में बांट लो, 5-5 साल के 3 ब्लॉक ले लो, और ये याद रखना है 15 साल कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स हैं। सुनो क्या बोला मैंने, ये कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स हैं, तो मतलब कोई गैप वैप नहीं होगा बीच में। पहला फर्स्ट 5 इयर्स, फर्स्ट ब्लॉक है पहले 5 साल का, फर्स्ट 5 इयर्स। देन आता है नेक्स्ट 5 इयर्स, और सबसे लास्ट में आता है लास्ट 5 इयर्स। लास्ट 5 इयर्स, पहले 5 साल, फिर अगले 5 साल, और फिर आते हैं लास्ट के 5 साल। हो गया? चलिए पहले 5 साल में लिखिएगा कितना मिलेगा आपको डिडक्शन। फर्स्ट 5 ईयर में आपको डिडक्शन मिलेगा 100%।
डिडक्शन होगा आपका, या आप उसे एग्जम्पशन का नाम देना चाहो दे सकते हो। आपने जो कुछ कमाया है ना साहब, पहले 5 साल में जो भी अर्न किया होगा वो 100% अलाउड होगा आपको एज डिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपने 100 करोड़ कमाया, प्रॉफिट 100 करोड़ का आया, 100 करोड़ का प्रॉफिट पूरा का पूरा 10 AA में खत्म, मतलब आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो 100% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट आपका एग्जेम्प्ट है। गवर्नमेंट कह रही है वी आर नॉट गोइंग टू टैक्स एनीथिंग। इंपॉर्टेंट बात है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट को एग्जेम्प्ट कर रहे हैं। 100 करोड़ में अगर 50 करोड़ आपका डोमेस्टिक टैरिफ से होगा और 50 करोड़ एक्सपोर्ट से होगा तो 50 करोड़ माफ हो जाएगा आपका पूरा। डन। अगला, नेक्स्ट 5 ईयर्स में आपके अगले 5 साल का 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट माइनस हो जाएगा। बाबू 50% का मतलब हो गया, मान लो अगले 5 साल में आपने, अब 1 मिनट, अब एक और प्रॉब्लम आई थी मेरे साथ एक बार, मैं जैसे पढ़ा रहा था ऐसे 5 साल और मैंने एग्जाम्पल लिया था 100 करोड़। तो पृथ्वी ने पूछा मेरे से 100 करोड़ डिवाइडेड बाई 5 करके 1 साल का 20 करोड़ निकाल लूं। अरे भाई ऐसे नहीं करना है, ये मैंने 100 करोड़ 1 साल का बताया आपको, ऐसे नहीं करना। अगले 5 साल तक आप जो कुछ भी कमाओगे, भाई देखो ना, फर्स्ट 5 ईयर में आप जो कुछ भी कमा रहे हो 100% एग्जेम्प्ट है। उसके अगले 5 साल में आप जो कमा रहे हो उसका 50% एग्जेम्प्ट है, और आखिरी लास्ट 5 ईयर्स में 50% एग्जेम्प्ट होगा। लिखिएगा, लास्ट 5 ईयर में 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट क्या होगा आपका, डिडक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन जो लास्ट के 5 ईयर्स हैं इस पे एक कंडीशन इंपोज कर दी। सरकार ने कहा हमने आपको इतना फायदा दिया साहब, आपकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? बनती है कि नहीं बनती है? भाई आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है क्या? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप जो एक्सपोर्ट प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, उस एक्सपोर्ट प्रॉफिट जिसकी आप एग्जम्पशन मांगने आए हो, आप उसका ट्रांसफर करें एक पर्टिकुलर रिजर्व में। एग्जाम्पल से समझो, आपने लास्ट के 5 ईयर्स में हर साल 20 करोड़ कमाया, सरकार ने कहा हम इसका 10 करोड़ क्या कर रहे हैं, डिडक्ट कर लो 10AA में। लेकिन ये 10 करोड़ उठा के कहां पहुंचा दो, SEZ री इन्वेस्टमेंट रिजर्व में डाल दो। कहां डाल दो? पैसा किसी को देना नहीं है, SEZ का री इन्वेस्टमेंट रिजर्व बनाओ अपने पास। बेटा रिजर्व बनेगा तो आपके प्रॉफिट से पैसा निकल के रिजर्व अकाउंट में जाएगा। तो मैं एंट्री क्या पास करूंगा, एंट्री बताओ, रिजर्व अकाउंट में पैसा डालना है, एंट्री बताओ क्या आएगा, PNL अकाउंट डेबिट टू SEZ री इन्वेस्टमेंट रिजर्व, ये एंट्री बनेगी और ये एंट्री 10 करोड़ से बन जाएगी। बोलो, ये पैसा री इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर हो गया। तो कुल मिला के पैसा आपके पास से कहीं गया तो नहीं ना, एक रिजर्व में रखवा दिया गया। अभी ये मत समझना कि रिजर्व का पैसे को यूज करने का आदेश नहीं दिया जाएगा, इस रिजर्व के पैसे को भी यूज करने का आदेश दिया जाएगा। कंडीशन नोट कर लो फटाफट से। कंडीशन है 50% ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिट प्रोवाइडेड, फटाफट नोट करिएगा, प्रोवाइडेड such profit have been credited to SEZ reinvestment रिजर्व अकाउंट। पैसा कहां डालना है,
SEZ री इन्वेस्टमेंट रिजर्व अकाउंट में डालना है। डन भाई, डन। क्या समझे सर? बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। हमें पहले 5 साल में 100% एग्जेम्प्ट करना है, अगले 5 में 50 और लास्ट 5 में बट कंडीशनल। लास्ट का जो 5 है वहां पे कंडीशनल होगा। हाउ टू कैलकुलेट एक्सपोर्ट प्रॉफिट? एक्सपोर्ट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे? एक्सपोर्ट प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट इनटू एक्सपोर्ट टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। हो जाएगा साहब? एक्सपोर्ट प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। अरे हो गया क्या? 2 स्टार यहां बनाओ, 3 स्टार यहां बनाओ, ठीक है। सीबीडीटी ने एक एक्सप्लेनेशन दिया और वो एक्सप्लेनेशन था, आप लोग खुद से लिख लो, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। लिखिएगा फ्रेट कॉमा टेलीकम्युनिकेशन, फ्रेट कॉमा टेलीकम्युनिकेशन एंड इंश्योरेंस चार्जेस। फ्रेट कॉमा टेलीकम्युनिकेशन एंड इंश्योरेंस चार्जेस are to be excluded are to be excluded both from export turnover and total turnover। अगर क्वेश्चन में आपको फ्रेट दिया होगा, सुनो बच्चों, फ्रेट दिया होगा, टेलीकॉम चार्जेस दिए होंगे, इंश्योरेंस चार्जेस दिए होंगे, तो वो आप माइनस कर लीजिएगा दोनों टर्नओवर से, बोथ फ्रॉम एक्सपोर्ट टर्नओवर एंड टोटल टर्नओवर while working out deduction allowed under section 10AA, while working out deduction allowed under section 10AA, to the extent admissible under section 10AA, to the extent admissible under section 10AA। लिख लिया क्या समझे? जब भी 10AA का एग्जम्पशन कैलकुलेट करो या डिडक्शन कैलकुलेट करो, तो फ्रेट के चार्ज, टेलीकम्युनिकेशन के चार्जेस या इंश्योरेंस के चार्जेस को आप क्या करोगे, एक बार खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म करेंगे इसको, 2 मिनट लगेगी बस, खत्म हो जाएगा फिर वापस से आके शुरू करना पड़ेगा अदरवाइज, ठीक है, 2 मिनट लगेगी बस। तो ये चार्जेस को आप कहां से हटाओगे? टर्नओवर से हटा दोगे। एक पॉइंट और लिखो जल्दी से। अमाउंट ऑफ SEZ reinvestment reserve, amount of SEZ reinvestment reserve is to be utilized, amount of SEZ reinvestment reserve is to be utilized
is to be utilized for acquiring a new plant and machinery, for acquiring a new plant and machinery, acquiring a new plant and machinery, लिख लिया, within a period of 3 years। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, कई बार पेपर में आपको कंफ्यूज कर देता है, बिल्डिंग खरीदवा देता है। बिल्डिंग तो कोई भी खरीद लेगा, धंधा नहीं भी करना होगा तो रेंट पे चढ़ा के निकल जाएगा। बोलो करना क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है ना, तो प्लांट एंड मशीनरी को आप बेच के निकलोगे तो नुकसान होगा आपका। तो वो कह रहे हैं कि 3 साल के अंदर अंदर, जब ये रिजर्व आपने क्रिएट किया ना, 3 साल के अंदर अंदर आपने इस रिजर्व को इन्वेस्ट कर देना है। कहां पे? न्यू प्लांट एंड मशीनरी के अंदर। कर सकते हैं हम इसको? बोलो बच्चों, आगे लिखिएगा। 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ, इसके आगे बस एक लाइन ऐड करना है, फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर। 3 साल की काउंटिंग कहां से करोगे? फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच सच अमाउंट वॉज ट्रांसफर्ड। एग्जाम्पल सुनो मेरा एक बार, इन विच सच अमाउंट वॉज ट्रांसफर्ड। एग्जाम्पल सुनो एक बार प्लीज सुनो। मान लीजिए आपने 24-25 में रिजर्व क्रिएट किया, तो 3 साल की काउंटिंग कब से शुरू होगी? 31 मार्च 2025 से। समझ गए? एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से ना, जिस साल आपने रिजर्व बनाया उस साल के एंड से आप 3 साल की काउंटिंग शुरू करोगे। डन है? लिखिएगा, नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, if the amount not utilized within the said period, if the amount not utilized within the said period, if the amount is not utilized within the said period, of 3 years, such amount would be taxable, such amount would be taxable in that year। यानी कि अगर आपने 3 साल के अंदर अंदर उसे यूज नहीं किया ना, सुनो, चौथे साल में उसको टैक्स कर दिया जाएगा। कोई दिक्कत? आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से अकाउंट्स ऑडिट कराने पड़ते हैं 10AA की एग्जामिशन के लिए, मतलब सीए का रिपोर्ट लगता है। ठीक है, ये लास्ट केस था, लिख देना वहां पे, report of a chartered accountant is required, report of a chartered accountant is required। डन? इसके लिए आपको सीए का एक रिपोर्ट लगता है। ये सेक्शन आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है, कुछ क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट लेक्चर पे कर लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।